जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के ज़बरदस्त एमसीक्यू चैलेंज सीरीज़ में। और आज हमारा पार्ट 3। जैसे कि हमने ये सीरीज़ अभी स्टार्ट करी है जिसमें कि हम 1500 प्लस एमसीक्यूज़ को टारगेट करेंगे। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के हों, जैसे यूपीएलटी ग्रेड, DSSB, एचटेट, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पंजाब पीटीआई हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया और यूजीसी नेट के लेवल तक के भी क्वेश्चन हम धीरे धीरे लेके आएंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि कल मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में डालना है इसका आंसर क्या होगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंजाइटी दैट एनहेंसेस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज टर्म्ड कोग्निटिव एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी, सोमैटिक एंजाइटी या फिर यू स्ट्रेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी यू स्ट्रेस। अब देखिए, क्या आप बच्चे इसमें कंफ्यूजन में थे कि इसका आंसर ट्रेट एंजाइटी होगा या फिर यू स्ट्रेस होगा। तो ठीक है, जब स्ट्रेस या एंजाइटी आपको नर्वस नहीं बल्कि मोटिवेटेड फील करवाने लगती है ना, जब आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस को कहते हैं। वो हमारा एक तरीके से पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, तो वो हमारा यू स्ट्रेस कहलाता है। ये एक ऐसी एंजाइटी होती है जो प्लेयर को पुश करती है अपने बेस्ट देने के लिए। इसलिए जो एंजाइटी हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करे वो हमारा यू स्ट्रेस कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर, अब ये जो हमने ऊपर के 3 ऑप्शंस देखे, ये हमारे एंजाइटी के टाइप्स हैं, कोग्निटिव, ट्रेट और सोमैटिक। अभी देखते हैं हम तीनों क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा कोग्निटिव एंजाइटी, इट रेफर्स टू नेगेटिव थॉट्स, वरी और फियर ऑफ फेलियर बिफोर और ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। अब देखिए, इसका मतलब होता है कि हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे मैं हार जाऊंगा या लोग क्या कहेंगे, ये बेसिकली हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। तो ये उस टाइप की एंजाइटी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारी होती है कोग्निटिव एंजाइटी। फिर आता है हमारा ट्रेट एंजाइटी, इट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट। अब पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग नेचुरली हर सिचुएशन में एंजियस रहते हैं या परेशान रहते हैं। ये सिचुएशन हमारी स्पेसिफिक नहीं होती है। मतलब अगर कोई एथलीट हमेशा से ही टेंशन में रहता है तो उसका ट्रेट एंजाइटी क्या है, हाई है। ये भी हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस नहीं करती है, घटा सकती है। फिर हमारे पास आता है तीसरा, जो कि है सोमैटिक एंजाइटी। सोमैटिक का मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सो इट इज़ द फिजिकल रेस्पॉन्स टू एंजाइटी लाइक स्वेटिंग, रैपिड हार्ट रेट, मसल टेंशन, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो इसमें क्या होता है, हमारी बेसिकली बॉडी रिएक्ट करती है, हाथ कांपने लगते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जैसे हमारा पेट टाइट हो जाता है। तो ये साइन हमारे नर्वसनेस दिखाते हैं। अगर कंट्रोल ना हो ये, तो हमारे परफॉर्मेंस को क्या क्या करने लगते हैं, फिर ये डाउन करने लगते हैं। तो ये हमारी 3 टाइप की एंजाइटी थी। और हमने देखा यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, यू स्ट्रेस। और एक और स्ट्रेस होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। अगर आ जाए ऐसा स्ट्रेस जो हमारी परफॉर्मेंस को घटा रहा है, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, तो टिल विच ईयर वर द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द सेम ईयर। किस वर्ष तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे? 1988, 1992, 1996 या फिर 2000। ये अभी हमारे एचटेट में भी पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1992। अभी जो 1992 तक क्या था, हमारे जो समर और विंटर ओलंपिक गेम्स थे ना, ये एक साथ होते थे, सेम ईयर में होते थे, लेकिन सेम लोकेशन पर नहीं होते थे। अब सबको ये लगता है कि हमारे सेम ईयर में होते थे तो सेम कंट्री या फिर जो सिटी होस्ट करवा रही है वहीं पे होते थे। नहीं, अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे हमारे। वो हुए थे हमारे 1924 में। कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे हमारे शैमोनिक्स में। और ये कहाँ पर है? ये हमारे है फ्रांस कंट्री के अंदर। ठीक है, अब ये उस साल हमारे जब ये एक साथ हुए थे लास्ट टाइम 1992 के अंदर, तो उस टाइम पे हमारे जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो हमारे हुए थे बार्सिलोना के अंदर, जो कि स्पेन के अंदर है। और विंटर वाले कहाँ हुए थे? विंटर वाले हमारे हुए थे एल्बर्ट विले के अंदर। एल्बर्ट विले, जो कि हमारे कहाँ पर है? फ्रांस में।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जब ये अलग से होने लगे तो इसी के 2 साल बाद हमारा विंटर ओलंपिक्स हुआ था, जो कि हमारा 1994 के अंदर हुआ था। और वो हमारा कहाँ हुआ था? हमारा हुआ था लिलेहैमर में, लिले हैमर। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा नॉर्वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। फर्स्ट क्वेटलेट इंडेक्स, सेकंड हेल्थ मास इंडेक्स, फैट रेशियो स्कोर, न्यूट्रिशनल स्केल। बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वेटलेट इंडेक्स। BMI का जो दूसरा नाम है वो क्या है? क्वेटलेट इंडेक्स। अब देखिए, अब जो हमारा BMI है ये एक बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। जो हमारा इसका फॉर्मूला है वो क्या है? वेट इन किलोग्राम या फिर केजी अपॉन में हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये हमारा BMI का फॉर्मूला होता है। अब इससे हमारे ये पता लगता है कि हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, या फिर क्लास 1 ओबेसिटी है, मोटे कितने मोटे हैं हम, ये सब चीज़ हमें BMI के थ्रू पता लगती है। अब ये बेसिकली एक जनरल इंडिकेटर है। अब इसके अंदर हमें ये नहीं पता लगता कि हम फिट हैं कि नहीं, किसके थ्रू? BMI के थ्रू। हमारे कुछ और भी वो होते हैं, स्केल होते हैं या फिर इंडेक्स होते हैं जिनके थ्रू ये चीज़ हम पता करते हैं। अब जैसे मान लो यानी एक बॉडी बिल्डर है, अब उसका BMI हाई हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसका BMI हाई है तो वो मोटा होगा, नहीं ना, क्योंकि उसका जो मसल का जो वेट है वो ज़्यादा है, उसके जो बॉडी में है वो मसल्स ज़्यादा है। इस कारण हमारी BMI जो है इस चीज़ को सही नहीं बताती कि हमारी बॉडी फिट है कि नहीं, ये बस बेसिकली हमारे फैट के लेवल को बताती है। चलिए नेक्स्ट है द टर्म बोगी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पोलो, गोल्फ, बेसबॉल, बिलियर्ड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी गोल्फ। जो बोगी टर्म है ये हमारे गोल्फ से रिलेटेड है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। हमारे पोलो से पूछ लेता है, पोलो से क्या क्या है? एक तो हमारा चक्कर बोलते हैं, एंड अनदर वन इज मैलेट। ये हमारे पोलो से रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बार बेसबॉल से पूछ लेता है होम रन और पिचर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वो हमारा बेसबॉल से रिलेटेड है। देन बिलियर्ड्स आता है, बिलियर्ड से एक ही पूछते हैं ज़्यादातर, वो हमारा क्यू कौन से गेम से रिलेटेड, तो वो है हमारा बिलियर्ड्स से। चलिए नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, opposite direction to motion, vertical to applied force, equal to gravitational force। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा बी, जो कि है ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन। अब देखो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि जो फ्रिक्शन है ना हमारा, वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। मतलब अगर आप एक बॉक्स को आगे की तरफ धक्का दे रहे हो ना, तो फ्रिक्शन उससे पीछे खींचता है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? क्या तो मूवमेंट को रोकेगा या फिर मूवमेंट को थोड़ा सा, मूवमेंट की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1920, 1924, 1928, 1932। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1920। अब 1920 एक बार और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो वो हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 20 मई 1920 में। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर हमारा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इस सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे सर मैलकॉम हेले। मैलकॉम हेले। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? हमारे करंट प्रेसिडेंट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अभी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो जिसको कि हम एक्स ऑफिसियो भी बोलते हैं। ये एक पोस्ट होती है, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में उनको पोस्ट दे दी जाती है। प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है।
चलिए एक बार इसके काम और देख लेते हैं। मेन बेसिकली हमारे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इनका क्या क्या काम रहते हैं आपने देखे होंगे। जब आप स्कूल्स में थे तब भी इनके बढ़ते थे जो बैचेस होते थे। तो इनका बेसिकली काम रहता है जो हमारे डिजास्टर के टाइम पे हेल्प करना, ब्लड डोनेशन ड्राइव चार्ज करना और फर्स्ट एड में ट्रेनिंग देना, ये सब इसके काम होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अकर्स व्हेन वन स्किल इन्फ्लुएंस्ड अदर, स्किल्स आर अनरिलेटेड, स्किल्स आर प्रैक्टिस्ड सेपरेटली एंड स्किल्स आर ओनली कोग्निटिव। बताइए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, जो कि है वन स्किल इन्फ्लुएंस्ड अनदर, एक कौशल दूसरे को प्रभावित करता है। अब देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां स्किल का ट्रेनिंग दूसरी स्किल को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस दैट लर्निंग वन स्किल हैज वन ऑन द लर्निंग और परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्किल। एक का दूसरे पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे पर। अब वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए हम समझते हैं तीनों को कैसे कैसे है ये। अगर आप क्रिकेट में फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और वो आपकी जेवलिन थ्रो की एबिलिटी को बेटर बना रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों में जो हमारा हैंड का मूवमेंट है वो सेम है और सेम मसल्स का यूज हो रहा है। ऐसे ही नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, जब हमारी लर्निंग वन स्किल हिंडर्स अनदर। अब जैसे टेनिस का ग्रिप है, बैडमिंटन में अलग यूज होगा और आपका टेनिस में अलग यूज होगा, तो ये आपका नेगेटिव ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आप जो टेनिस के अंदर ग्रिप यूज कर रहे हो, अब उसके बाद आप अगर बैडमिंटन गेम में घुस रहे हो तो वहां पर अलग ग्रिप यूज होती है, तो वो आपके ट्रांसफर को हिंडर कर रही है या फिर आपके स्किल को हिंडर कर रही है या फिर रोक रही है, बाधा डाल रही है, तो वो हमारा नेगेटिव ट्रांसफर होगा। जीरो ट्रांसफर होता है नो इफेक्ट ऑन अनदर, एक का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये मतलब ऐसी स्किल्स होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल लिंक ही नहीं है, जैसे स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग, तो ये हमारे जीरो ट्रांसफर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खेल व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेजर ध्यानचंद। अब देखिए सबसे पहले ये ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि करंट में अभी जो है इसका नाम क्या है हमारे इस अवार्ड का, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब यहां पर इसने पूछा है कि कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। अब आपको पता है जो राजीव गांधी थे कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो थे नहीं, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मेजर ध्यानचंद ही आएगा ना। अब ये रीनेम हुआ कब था ये पूछ ले अगर, तो ये हुआ था हमारा 6 अगस्त 2021। ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है जो कि एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग एथलीट्स को दिया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए। इसके अंदर कैश प्राइज कितना दिया जाता है, वो दिया जाता है 25 लाख, 25 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए। और अगर पूछ ले कब स्टार्ट हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 1991-92 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। द सजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक हाफ्स, अपर एंड लोअर हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, अपर एंड लोअर सेक्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। देखिए ये हमारे कुछ प्लेन्स हैं, 3 तरीके के प्लेन होते हैं। एक तरीके से 3D इमेजिनरी सरफेस होते हैं जो हमारे बॉडी को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। अब ये सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स, जो कि हमारे बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही हमारा फ्रंटल प्लेन होता है जो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पता होना चाहिए क्या है। एंटीरियर का मतलब है जो अगला हिस्सा होता है हमारा फ्रंट वाला, और जो पोस्टीरियर होता है वो होता है हमारा पिछला वाला हिस्सा बॉडी का, जैसे कि फ्रंट एंड बैक। ये मैंने बताया आपको, ट्रांसफर जो है अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है, और जो सजाइटल है जो कि भी क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है।
ठीक है, चलिए अभी एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो हमारे सजाइटल प्लेन है वो बॉडी को लेफ्ट और राइट में, फ्रंटल हमारे फ्रंट एंड बैक में, जो ट्रांसवर्स है वो हमारा टॉप एंड बॉटम या फिर अपर एंड लोअर में। अब इसके कुछ मूवमेंट्स की डायरेक्शन भी होती है, जैसे सजाइटल की क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हम चल रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड या फिर आगे चलेंगे या फिर पीछे। स्क्वाट्स करते हैं हम, बाइसेप्स कर्लिंग करते हैं, तो इसका मूवमेंट कहाँ होता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। साइड में थोड़ी बाइसेप्स कर्ल करते हैं अपन तो। और फ्रंटल में क्या होता है मूवमेंट का, साइड टू साइड, जैसे जंपिंग जैक्स हो गए, जंपिंग जैक्स करते हैं हम, साइड लंजेस करते हैं। ऐसे ही ट्रांसवर्स में क्या होता है, रोटेशनल या फिर जो भी हमारे ट्विस्टिंग मूवमेंट होते हैं, जैसे रशियन ट्विस्ट या फिर पंचिंग हो गई, ये सब हमारे ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज्ड बाय हेनरी फेयल? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग। अब हमारे मैनेजमेंट के कुछ 5 फंक्शंस हैं, क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वो कौन कौन से हमारे, आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है पोस्ट DC, इसी तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेप्स है हमारे, एक तरीके फंक्शंस और स्टेप्स हैं। स्टेप्स भी पूछ लिया जाता है या फिर प्रोसेस पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो इसी क्रम में याद रखना है। पोस्ट DC, P से क्या होता है, प्लानिंग, O से होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, S से होता है स्टाफिंग, D से होता है हमारा डायरेक्टिंग, और C से होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं, तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है ये तीनों हमारे फंक्शंस हैं। तो मार्केटिंग है वो हमारा फंक्शन का पार्ट नहीं है, सो द करेक्ट आंसर विल बी D, मार्केटिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स, स्पाइनल कोड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा स्पाइनल कोड। अब देखिए स्पाइनल कोड क्या है, जब भी हम किसी छोटी सी चीज को टच करते हैं, जैसे यहाँ पर ये गर्म प्लेट को टच कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे हम हाथ हटा लेते हैं वहां से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए इसमें स्पाइनल कोड कैसे कंट्रोल करती है इसको। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल होता है पर हमारे जो स्पाइनल कोड के पास, मतलब ब्रेन तक सिग्नल जाने का वेट ही नहीं करता है, स्पाइनल कोड खुद ही जल्दी से रेस्पॉन्स भेज देता है कि भाई वहां से हाथ हटा लो। तो ये हमारा इस तरीके से हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। अभी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, जैसे सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है, हमारे बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को, इनको कंट्रोल करता है, इसके लिए होता है हमारा सेरिबेलम। फिर आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और ये किस में हेल्प करता है, हमारे थिंकिंग और वॉलेंट्री पार्ट में। जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो हमारे सेरिबेलम के थ्रू होते हैं, वॉलेंट्री काम करता है। पोन्स का क्या काम होता है हमारे, पोन्स का काम होता है हमारे जो सिग्नल्स है ना उनको ट्रांसफर करता है ब्रेन के पार्ट्स के बीच में। अब जो हमारे ब्रेन के पार्ट है उनमें भी हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होता है, तो वो हमारे किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा पोन्स के थ्रू, ट्रांसफरिंग सिग्नल। इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है, ट्रांसफरिंग सिग्नल इन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, समझ आ गए चारों ऑप्शंस। चलिए आगे, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्नाइप्स, SNIPES। बताइए क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, स्नाइप्स का जो मैं बता रहा हूँ। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए स्नैप्स की फुल फॉर्म क्या होगी, वो है हमारी सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये हमारी स्नैप्स की फुल फॉर्म है, ये एक सोसाइटी है
जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। एक क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, नोट कर लेना, स्नाइप्स हमारी साई के साथ कब मर्ज हुई थी? मर्जेस विद साई, जो कि क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1987 के अंदर। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी हमारी? 1987 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है? वो हमारा आंसर बी, विटामिन के। अब जो विटामिन के है, हाँ, तो जो हमारा विटामिन के है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका जो केमिकल नेम है हमें वो पता होना चाहिए। वो है हमारा फिलोक्विनोन, और एक और नाम से भी जानते हैं जो कि पेपर में ज़्यादातर अब काफ़ी ट्रेंड में है, जो कि है फाइटोनाडायोन या फिर फिटोनाडायोन। अब ये हमारे किस में हेल्प करता है? ये हमारे, जैसे क्या देख रहे हैं, किस में हेल्प करता है? हमारे ब्लड क्लोटिंग में। अब ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है और खून बहना बंद हो जाता है, तो उस प्रोसेस में एक खास विटामिन की जरूरत होती है, और वो कौन सा? हमारा विटामिन के। इसलिए अगर हमारी विटामिन के की कमी हो जाएगी ना, तो इंसान का क्या है, खून रुकेगा ही नहीं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। जो हमारा खून जम जाता है ना, हमें चोट लग जाती है, बाहर हमारा खुरंड आ जाता है, या फिर हम जम जाता है खून, जो बाहर वो पपड़ी सी जम जाती है, वो हमारे विटामिन के की हेल्प से होता है। उसी को हम खून का थक्का कहते हैं। अगर विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो जो ब्लड फ्लो है, हमारे खून जो शरीर से बाहर निकलता रहेगा कंटिन्यू, बंद ही नहीं होगा, जमेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारे विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट हमारा विटामिन ए। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है हमारा रेटिनोल। ये किस में हेल्प करता है? ये हमारे विजन में हेल्प करता है, विजन में। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल। और ये किस में हेल्प करता है? ये हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और हमारी बोन को हेल्दी रखता है, विटामिन डी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी6, जिसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडोक्सिन, फिर पायरिडोक्साइन। और ये किस में हेल्प करता है? ये हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ आ गया? चारों विटामिन मैंने बता दिए आपको। चलिए नेक्स्ट है द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमेटोपोइसिस, हेमाटोमा, हेमोफिलिया, या फिर मायोग्लोबिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी हिमेटोपोइसिस। अब देखिए, अब ये प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जितने नए ब्लड सेल्स है ना, या फिर आरबीसीज के हो गए, डब्ल्यूबीसीज के हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, इनका जो फॉर्मेशन होता है मेनली हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। तो इसको याद रखने की, मैं आपको मतलब इसको किस तरीके से याद रखना है, कहीं भी आपको हेमा दिख जाए तो हेमा का मतलब हमारा क्या होता है? ब्लड। और पोइसिस का मतलब क्या होता है? हमारा फॉर्मेशन। तो हमारी जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हिमेटोपोइसिस। ठीक है, अब देखिए और भी देख लेते हैं हम। हेमाटोमा। अभी हेमाटोमा का मतलब होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में हमारे ब्लड का जमा हो जाना या फिर क्लोट बन जाना। जैसे इंजरी होने पर हमारे स्किन के अंडर हमारे ब्लड कलेक्ट हो जाता है, तो वो हमारा हेमाटोमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया तो क्या है, एक ये जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है पेपर में, हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? और ऑप्शन में अगर हेमोफीलिया है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हीमोफीलिया। ये हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड प्रॉपरली क्लोट नहीं होता है। जो अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, विटामिन के की कमी से क्या होता है? हमारा प्रॉपरली ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया, जो कि एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपके फादर में भी या फिर मदर में ये आपके अगर हीमोफीलिया है, तो हो सकता है कि वो आपके बच्चों में या फिर आप में भी आ सकता है। क्या? हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट है हमारा मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन क्या है? ये हमारा एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है।
ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो हमारे मसल्स में होता है। इसका काम क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाना। कब? ड्यूरिंग एक्टिविटी। क्या काम है हमारा इसका? ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाना। किसका? मायोग्लोबिन का। और ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, समझ आ गया चारों ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट है, और जो कि लास्ट है, द टर्म ओरिजिन इन मसल अटैचमेंट रेफर्स टू। मांसपेशियों में जुड़ाव में ओरिजिन शब्द का अर्थ होता है द मूवेबल एंड ऑफ द मसल, द फिक्स्ड अटैचमेंट साइट ऑफ अ मसल, द मिडल पॉइंट ऑफ द मसल, द इंसर्जन पॉइंट। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, और बताइएगा कमेंट में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, लेवल बढ़ाना है या फिर और डीपली एक्सप्लेन करना है, या फिर सीधा सीधा बस आपको रैपिड फायर चाहिए। तो ये आप बता दीजिएगा, एक बार रिव्यू दे दीजिएगा कैसी चल रही है सीरीज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर लाइक करोगे तो कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ना, ताकि हम सीरीज़ को और कंटिन्यू चलाएं। ये हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, सीरीज़ को। ठीक है, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डेली आपको एक क्लास मिलेंगी। अगर कोई सवाल टफ लगे या फिर कुछ और टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो पढ़ेंगे, समझेंगे और मिलके क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में। तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।